आजकल मिलेनियल्स यानी यंग जनरेशन घर खरीदने से बचना चाहती है और रेंट पे रहना यानी किराए पे रहना ज़्यादा प्रेफर करती है। उनको लगता है कि हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है और हम अपनी प्रेफरेंस की जगह पे भी रह सकते हैं। अगर आप भी उस कैटेगरी में हो जो रेंट पे रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम वो 5 कंडीशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके रेंट एग्रीमेंट में ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस आपके रेंट एग्रीमेंट में होंगी तो आपको आगे चल के किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी और लैंडलॉर्ड से शायद आपकी खिचपिच भी नहीं होगी। इसलिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1 क्लॉज है नो लॉक इन पीरियड, यानी कि अगर आप रेंट पे जाते हैं, किसी के घर में किराए पे रहने जाते हैं तो उसमें एक लॉक इन पीरियड नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपको एक टाइम देना पड़ता है, एक नोटिस पीरियड देना पड़ता है, मान लो 1 महीने का, 2 महीने का। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने रेंट एग्रीमेंट में चुपचाप, ज़्यादातर ओनर यानी कि मकान मालिक एक लॉक इन पीरियड रख देते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 40 दिन, वॉट एवर। ऐसे में क्या होता है कि अगर आप पहले उस घर को खाली करते हैं तो आपको उसका जुर्माना भरना पड़ता है, यानी बचे हुए पीरियड का, बचे हुए समय का भी पैसा आपको किराए के रूप में देना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि लॉक इन पीरियड आपके रेंट एग्रीमेंट में ना हो। दूसरा क्लॉज है कि आपकी एक तय डेट हो रेंट भरने की, यानी एक फिक्स डेट होनी चाहिए रेंट पेमेंट की। कई लोग प्रेफर करते हैं कि 1 तारीख, कई लोग प्रेफर करते हैं 7 तारीख, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि महीने की एंड में हो। लेकिन आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद ये रहेगा कि आप महीने की शुरुआत में ही रेंट पे कर दो। स्पेशली अगर आप सैलरी क्लास है तो ज़्यादातर लोगों की 1 से 5 या 7 तारीख तक मैक्सिमम सैलरी आ जाती है। तो अगर आप तनख्वाह आते ही अपना किराया पहले निकाल देंगे तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपके हिसाब से बेटर रहेगी। तो आप अपनी रेंट भरने की एक फिक्स डेट हमेशा रखिएगा, वेरिएबल उसे मत करिएगा। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। सभी घर वाले क्या करते हैं, ओनर्स यानी कि मकान मालिक आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, एक सिक्योरिटी का पैसा लेते हैं कि अगर आपने कुछ तोड़ा, अगर आपसे कोई डैमेजेस हुई तो वो पैसा आपका जब्त हो जाता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने टाइम की होनी चाहिए? कुछ लोग 1 महीने की सिक्योरिटी लेते हैं किराए के रूप में, कुछ लोग 2 महीने की लेते हैं या कुछ लोग एक फिक्स्ड अमाउंट रखते हैं। तो आपको ये भी अपने रेंट एग्रीमेंट में साफ लिखवाना होगा कि हम कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट देना चाहते हैं, कितने महीने का किराया एज सिक्योरिटी डिपॉजिट देना चाहते हैं, किस केस में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो सकती है और जब आप घर खाली करेंगे तो आपको कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगी। ये क्लॉज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब आप घर खाली करोगे तो लैंडलॉर्ड यानी ओनर, मकान मालिक आपके कुछ ना कुछ बहाने से सिक्योरिटी डिपॉजिट का थोड़ा सा पैसा काट ले। मान लो अगर आपको 50,000 रुपये वापस मिलने तो वो कुछ ना कुछ करके, पेंट उखड़ गया, पंखा टूट गया, दीवार काली हो गई, कह के शायद आपके 2-4 हज़ार रुपये काट ले। इसलिए आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में, रेंट अग्रीमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट का कितना पैसा मिलेगा, कितना कटेगा, किस कंडीशन में कटेगा, ये ज़रूर लिखवाएं। चौथा और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मेंटेनेंस चार्जेस कौन भरेगा। अगर स्पेशली आप एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहते हैं, जो बहुत सारी आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बन रही है, हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, तो उस बिल्डिंग के लिए एक मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, जैसे सफाई का पैसा, पानी का पैसा, गार्ड का, सिक्योरिटी का पैसा। तो कुछ केसेस में मेंटेनेंस चार्जेस लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक भरता है, कुछ केसेस में किराएदार यानी टेनेंट भरता है। लेकिन आपके अगर रेंट अग्रीमेंट में मेंशन नहीं है कौन भरेगा और आपने किराया तय कर लिया 20,000 रुपये प्रति महीने का, 3 महीने बाद आपका मकान मालिक आके कहता है कि आप मेंटेनेंस चार्जेस भरिए और वो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको पर मंथ, तो वो आपको आगे चल के बर्डन आ सकता है। इसलिए रेंट अग्रीमेंट बनवाते समय साफ लिखवाइए कि आपके मेंटेनेंस चार्जेस मकान मालिक भरेगा या मेंटेनेंस चार्जेस आप भरेंगे, और मेंटेनेंस चार्जेस के अंदर क्या क्या आता है ये भी साफ स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। 5th पॉइंट एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रेंट अग्रीमेंट। अब चाहे मकान मालिक आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, आपका कोई भी हो, कितना भी गहरा मित्र क्यों ना हो, एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को मुकरते 1 मिनट नहीं लगता। अगर आप रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाएंगे तो मकान मालिक आपसे कभी भी घर खाली करवा सकता है, कितना भी किराया मांग सकता है। इसलिए एक प्रॉपर रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए, रिटन रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए, जो एफिडेविट पे निकलता है उस तरह का रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें दोनों पार्टीज़ के साइन होंगे, मकान मालिक के भी और किराएदार के भी। उसके अंदर सारे के सारे क्लॉज लिखे होंगे, सारी कंडीशंस लिखी होंगी और ड्यूरेशन लिखी होगी।
ज़्यादातर केसेस में 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनता है, लेकिन अगर लोगों को घर बहुत पसंद आ जाता है तो 2 या 3-4 साल का भी रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। रेंट एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके पास एक फिक्स डेट होगी आपको कब खाली करना है, कब आपका रेंट एग्रीमेंट रिन्यू होगा, हर साल आपका कितना पैसा बढ़ेगा किराए के तौर पे। 6th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेंट इंक्रीज क्लॉज, यानी कि आपके रेंट एग्रीमेंट में ये भी मेंशन होना चाहिए कि अगर आप रेंट एग्रीमेंट हर बार रिन्यू करते हैं हर साल, तो साल दर साल कितना किराया बढ़ता है। ज़्यादातर केसेस में 10% जो होता है आपके रेंट का वो हर साल बढ़ जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। आप ये समझ लीजिए एक तरह से 20,000 का अगले साल हो जाएगा 2,000 बढ़ के 22,000, 22,000 का हो जाएगा फिर वो 24,000, 24,000 का वो हो जाएगा उससे ज़्यादा, फिर ऐसे ऐसे शायद बढ़ता चला जाता है एक सर्टेन पीरियड के लिए। बट ये अमाउंट भी साफ स्पष्ट होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को एकदम से लालच आ जाए कि नहीं मैं 8 से 10,000 रुपये बढ़ाता हूँ और वो बढ़ा दे और आपको देना पड़े। इसलिए रेंट एग्रीमेंट में कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, ये सब कुछ मेंशन होगा, तो आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7th एंड इम्पॉर्टेंट क्लॉज है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आप एक घर में रह रहे हैं किराए पे, अगर मकान मालिक आपके रहते समय, आपके रेंट एग्रीमेंट के पीरियड के समय वो मकान किसी और को बेच देता है, सेल कर देता है किसी और ओनर को, तो ऐसे में आपका क्या होगा? अब या तो नया ओनर आपको घर से निकाल देगा कि आप प्लीज़ हमारा घर खाली करिए, हम रहना चाहते हैं, या फिर वो आपको कंटिन्यू करने देगा। इसलिए ये प्रोटेक्शन ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी आपके रेंट एग्रीमेंट में ज़रूर होना चाहिए कि चाहे आपकी मकान मालिक प्रॉपर्टी खुद रखें या प्रॉपर्टी किसी और को बेचें, जब तक आपका पीरियड ख़त्म नहीं होता तब तक आपको कोई नहीं निकाल सकता। आमतौर पे लोग इस क्लॉज को, इस कंडीशन को अपने रेंट एग्रीमेंट में नहीं रखते हैं एंड उसके बाद अगर प्रॉपर्टी किसी और पे ट्रांसफ़र या बिक जाती है तो घर खाली करना पड़ जाता है। इसलिए ये 7 ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसे क्लॉज हैं, अगर आप अपने रेंट एग्रीमेंट में ऐड करा देंगे तो आपको आगे चल के किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से या रेंट से, एग्रीमेंट से किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी और पैसे बचाने की, बनाने की, रियल एस्टेट की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा पैसा लाइफ को। टिल देन आप हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए।